Boys and girls and boys, very warm good afternoon today. After a long time we are meeting again. All right, so let's start with today's new beautiful topic. Just like you know, you are beautiful, and the name of the topic is company final account. Okay, so can you please write down the heading company final account? Company final account. Write down very easy topic. Extremely easy. ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर यू टू सॉल्व सम अदर टॉपिक्स इन ग्रुप 2, क्योंकि इसमें फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बैलेंस शीट का हम अभी सीखेंगे. सो दैट इज द रीजन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रुप 2. एम आई कम्युनिकेटिंग? सो शैल वी गो अहेड नाउ? ऑलराइट, सो हियर वी गो. कंपनी फाइनल अकाउंट में बेसिकली हम 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं. कंपनी फाइनल अकाउंट में बेसिकली हम कितने टॉपिक कवर करने वाले? 3. सो लिखिए कंपनी फाइनल अकाउंट, ओके. इनफैक्ट ये आपके फर्स्ट शीट पर ही लिखा हुआ है, पेज नंबर 12.1 पर आ जाइए. सो इसमें फर्स्ट पार्ट है बेटा जी शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 इज फॉर्मेट. बीइंग अ कंपनी यू हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के तहत उनका फॉर्मेट फ्रीज्ड है. क्या? हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ाई करेंगे तब उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज का भी फॉर्मेट फ्रीज्ड है, बैंकिंग का भी फॉर्मेट फ्रीज्ड है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से. वैसे प्रत्येक कंपनी को शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है. सो वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वी लर्न दिस फॉर्मेट हमें बाकी के टॉपिक इजी नहीं जाएंगे विच आर कंपनी फाइनल अकाउंट रिलेटेड. क्योंकि इसी फॉर्मेट में अगर आप बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बना के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स. एम आई कम्युनिकेटिंग? फॉर्मेट इज मस्ट. यहां पर लॉ सीखेंगे, फिर कुछ कंपनी रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शन सीखेंगे. स्पेशल ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ओके. ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. Then the third area is after managerial remuneration, it is dividend declaration. Dividend declaration. We have to work on how the dividend are declared and all. Whatever you have studied in the law, we have to understand how the dividend is calculated, when there is sufficient profit, when there is not sufficient profit. That is to say, जब earlier year के profits में से आपको dividend declare करना होता है तो कैसे करना है. Agreed? And after that there are some more adjustment. अब जरा ध्यान से देखना, मैं कंपनी फाइनल अकाउंट में ही आपको और 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर उसके बाद में आएगा इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, फिर इसी के अंदर हम टैक्सेशन का भी वर्किंग सीखेंगे. टैक्सेशन मतलब आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच AS 22 ईयर ओनली, क्योंकि इट इज ब्रॉडली वेरी मच रिलेटेड टू companies. Of course, it is related to other entities also, but taxation becomes a very special area, and that is the reason taxation also we are going to see here. And apart from that, there are many other things also which are we going to study. तो उन पॉइंट्स को मैंने आपके ऑलरेडी उसमें लिख कर रखा हुआ है. अब जब आप घर पर पढ़ाई करेंगे तो इसको कैसे पढ़ना है स्ट्रक्चर में? पहले शेड्यूल 3 का फॉर्मेट पढ़े. शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हो जाने के बाद में देन स्टार्ट रीडिंग फॉर द एडजस्टमेंट. नाउ दिस एडजस्टमेंट्स आर स्पेसिफिक टू व्हाट? कंपनी लॉ. तो पहले हम क्या करेंगे? शेड्यूल 3 का फॉर्मेट करेंगे. बट रिमेंबर, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हमें बहुत कम समय में कंप्लीट करना होगा, दिस बीइंग अ रिवीजन बैच. और अगर आपको मान लो ऐसे लग रहा है कि आपको शेड्यूल 3 और अच्छे से करना है तो इट्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल. यू नीड टू गो थ्रू इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. इज दैट ओके? जब आप उसके थ्रू जाएंगे बैलेंस शीट के थ्रू तो आपको समझ में आने लग जाएगा. तो फिर आज हमें किसी भी हालत में हमें एडजस्टमेंट की तरफ रुक कर लेना है. ठीक है? ओके, लेट्स गो ऑन. बिफोर आई गो फर्दर, I would like to ask you, what is the balance to the asset? सर कितनी बार पूछ चुके हो? डेबिट बैलेंस. लाइबिलिटी? क्रेडिट बैलेंस. एक्सपेंस? डेबिट. इनकम? क्रेडिट. और कैपिटल? ओके. सो नाउ दीज आर द बैलेंसेज विच हैव गिवन मी. सो बेटा जी जो भी 11th 12th में आपने सीखा वो कंपनी फाइनल अकाउंट में भी एप्लीकेबल है. जैसे सैलरी कहां लिखना है? तो P&L अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड. राइट? रेंट रिसीव्ड, रेंट इनकम, P&L अकाउंट क्रेडिट. शेयर कैपिटल कहां लिखना है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेटर्स कहां लिखना है? बैलेंस शीट एसेट साइड. सो ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं मैं कि आपको ये चीजें तो पता है कि किसको क्या बैलेंस होता है और वो कौन सी चीजें कहां जाती है. जब आपको ये पता है तब
इन सभी चीजों को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है, समझने की कोशिश करो, मैं आपको अभी सिर्फ समझा रहा हूं, ये फॉर्मेट सही नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। ये जो लायबिलिटी साइड है और ये जो असेट साइड है, इसके नामकरण चेंज हो गए और इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। मतलब जो हम ये वर्टिकल फॉर्मेट में लिख रहे हैं वो इस तरीके से ऊपर लायबिलिटीज लिखेंगे और नीचे असेट लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर लायबिलिटीज लिखेंगे और नीचे असेट लिखेंगे। लायबिलिटी साइड को उन्होंने नाम दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या नाम दिया? इक्विटी एंड लायबिलिटी। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं बेटा? पहले आपके लिए समझाने के लिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर पहले हम बात करेंगे इक्विटी की। इक्विटी के अंदर उन्होंने फर्स्ट आइटम लिखा है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में आएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें और भी कुछ अकाउंट आते हैं, वो मैं अभी लिख नहीं रहा हूं। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर आता है लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के अंदर दो टाइप की लायबिलिटीज होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो एज ऑन बैलेंस शीट डेट 12 महीने के बाद जो पेमेंट होगी उसको हम कहेंगे एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटीज। 12 मंथ इज द टेन्योर। एंड व्हाट इज द करंट लायबिलिटी? विच विल बी पेड बिफोर 12 मंथ्स, राइट? बट डेफिनेशन कैसे दिया गया? इधर द लायबिलिटी इज नॉन करंट और इधर द लायबिलिटी इज करंट। सो करंट का डेफिनेशन कैसे दिया? विच इज नॉट नॉन करंट, बिकॉज इधर इट शुड बी ब्लैक और व्हाइट, नॉट ग्रे। तुम और कोई हेड नहीं बना सकते, या तो नॉन करंट या करंट। सो नॉन करंट लायबिलिटी में एलटीबी, लॉन्ग टर्म बोरिंग लाइक डिबेंचर। देन यू हैव गॉट डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, AS 22 में आता है ये। एंड देन यू हैव गॉट long term provision LTP, and you have got other non current liability. Agreed? So can I say there is LTP, long term borrowing, then you have got DTL, deferred tax liability, and then there is long term provision and other non current liability. जो LTB है that becomes STB, short term borrowing. जो DTL है वो DTL नीचे नहीं आता है, वो क्या आता है? ट्रेड पेएबल। अब ये बन नहीं जाता, मैं सिर्फ याद रखने की तरीका सिखा रहा हूं। ट्रेड पेबल, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और अदर नॉन करंट लायबिलिटी क्या बन जाता है? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो बेटा अब जो आपने, मैंने पूछा आउटस्टैंडिंग सैलरी आप कहां लिखते थे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब भी लायबिलिटी साइड, बट अब आपको इन हेड्स में से कोई एक चुनना पड़ेगा। सो कहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी? मे बी अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो बोरिंग नहीं है, प्रोविजन भी नहीं है, हाँ नहीं, और क्रेडिटर भी नहीं है, तो कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एग्रीड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। नाउ नेक्स्ट, अगर तुम शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करोगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आएगा? अगर आपने कोई लोन लिया है शॉर्ट टर्म्स के लिए तो लोन जाएगा। तो अभी हम वो डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने हेड समझा है, एग्रीड। उसी तरीके से असेट साइड कितने हिस्से में डिसाइड होती है? NCA, नॉन करंट असेट, और CA, करंट असेट। नॉन करंट असेट में बेटा जी पहला है आपका फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट के 4 हिस्से, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ये फिक्स्ड असेट के बाद में आपका आएगा लोन्स एंड एडवांसेस, DTA, डेफर्ड टैक्स असेट, एक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया सीक्वेंस, सॉरी, इन्वेस्टमेंट और अदर नॉन करंट असेट्स। तो इधर 5 चीजें, क्या क्या? पहले फिक्स्ड एसेट, वो तो नॉर्मल याद रहेगा। फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी याद रहेगा, बट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। फिर DTA, डेफर्ड टैक्स असेट, DTA। फिर लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर अदर नॉन करंट असेट। हमेशा ध्यान में रखना, DTA या DTL विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ AS 22 एंड इट विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ नॉन करंट असेट। समझ में आएगा पांड्या? करंट असेट में जो ऊपर के है उनमें से 3 चीजें नीचे आएगी और 3 चीजें नहीं आएगी। 3 चीजें नीचे क्या आएगी? जैसे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होते हैं वैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। जैसे लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म होते हैं वैसे ही शॉर्ट टर्म एडवांसेस भी होते हैं, एग्रीड? नहीं। और उसके बाद में बेटा जी लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और एक क्या आएगा? अदर नॉन करंट लायबिलिटी को लिखेंगे अदर करंट असेट। अदर नॉन करंट असेट की जगह क्या लगेगा? अदर करंट असेट। तो मैंने बोला ना ऊपर के 3 चीजें नीचे आएगी। नालायक को फिक्स्ड असेट शॉर्ट फिक्स्ड असेट नहीं हो सकती, DTA शॉर्ट DTA नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो जो ऊपर के 3 आइटम्स है वो नीचे कैरी फॉरवर्ड आ गए, उसमें इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट करंट असेट बन गई। इसके अलावा अब तुम्हारे पास क्या होता है, पहले कैश, कैश से तुम क्या बाय करते हो, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को बेचते हो किसे, उधार में, तो क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। आई होप आई हैव मेड लॉट ऑफ पॉइंट टू यू. Do you all appreciate this? Yes, so this is the balance sheet. You are all now requested to please come down to the page number. You are all requested to please come down to the page number what? 2. पेज नंबर 2 पर आ जा मेरे रसगुल्ले। ओके, तो ऐसा कुछ बनाया हुआ है मैंने, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 ये बैलेंस शीट है। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। बैलेंस शीट में क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहला वाला होता है शेयर होल्डर्स फंड, से यस, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में मैंने आपको 2 ही चीजें सिखाई, बट वहां पर 3 है। उसमें से ये जो तीसरी चीज है उसको डिलीट कर दो। क्यों डिलीट कर दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। एग्रीड, जब आप सीए हो जाओगे क्लियर, व्हाटएवर, जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी कंप्लीट, तब जाके देख लियो। अभी के लिए हमको 2 पॉइंट देखने। पहला क्या है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। ये एक्चुअली जब तक अलॉटमेंट नहीं होता है और अगर आपके पास बैलेंस शीट डेट के दिन पैसे है तो ना उसको कैपिटल बोल सकते ना लाइबिलिटी बोल सकते। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? 31 मार्च को तुम्हारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो अब उस पैसे को क्या बोलूं, ना कैपिटल भी नहीं बोल सकता क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ना उसको लाइबिलिटी बोल सकता हूं क्योंकि लाइबिलिटी भी नहीं है। तो उसको एक नया हेड बनाए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब जो पैसा आया है, अलॉटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो ना कैपिटल बोल सकता हूं ना लाइबिलिटी, इसलिए एक सेपरेट लाइन हेड आइटम बन गया। तो ये जो भी आप देख रहे हो ये बैलेंस शीट के हेडिंग्स बन रही है। अबे समझ में आ रहा है क्या, खजूर? चलो ठीक है, करता है। ओके, तो अब बेटा जी इधर फिर क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में कितने आइटम, 4, एलटीबी, डीटीएल, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। हाँ है ना? और जो इधर लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट है, वही कन्वर्ट हो गया शॉर्ट टर्म में। सिर्फ डीटीएल की जगह पे क्या आएगा, ट्रेड पेएबल। क्या मैं बताने में कामयाब हुआ? अच्छा, उसी तरीके से क्या बना फिर आपका असेट। असेट कितने, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में 5 है, करंट में 6 है। जो 5 है उनमें से 3 कैरी फॉरवर्ड हो गए आगे करंट में। सो ये देखो, फिक्स्ड असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डीटीए, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट। यहां पर क्या बना, करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट। ये एक्चुअली करंट असेट हेडिंग है बेटा, ये वापस आ गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। समझ गए क्या पंडित जी? तो हेडिंग्स याद हुई। अब जरा आ जाते हैं फॉर्मेट के पास। तो अगर आपको हेडिंग याद हो गई है तो फिर एग्जाम में हमेशा ध्यान में रखना, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर रेडी कर देना। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट। क्या क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, नोट रेफरेंस नंबर एंड फिगर्स ऑफ द करंट पीरियड एंड फिगर्स ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। आपको एक बात बता दूं, हमेशा ध्यान में रखना, करंट ईयर के फिगर पहले आते हैं और प्रीवियस ईयर की फिगर उसके बाजू में। एग्जाम में हो सकता है कि आपको 2 साल के फिगर्स देके पूछे क्वेश्चन, तब ध्यान में रखना करंट ईयर कहां लिखना और प्रीवियस ईयर कहां, पहले करंट ईयर फिर कंपैरेटिव्स। सो कंपैरेटिव विल ऑलवेज बी ऑन द साइड। ठीक है, अब बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को अंडरलाइन कर फिर हम लिखेंगे 1 किसको लिखा जाता है, जो हेडिंग में आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये 1 2 3 बनेंगे। तो देखो 2 क्या बना, ये निकाल देते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो ये बनेगा 2 और ये क्या बनेगा 3। हाँ या ना? तुम्हें हेडिंग समझ में आ रही, कौन सी आ रही है? जो ऊपर वाले ब्रॉड पैराग्राफ में पढ़े थे, मतलब ब्रॉड टेबल में पढ़े थे पहले, वो हेडिंग बनेगी 1 2 3। फिर उसकी सब हेडिंग ABC, तो उसमें से मैंने आपको पढ़ाया शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो तीसरा वाला आप इग्नोर करो, ऐसा मैंने कहा। नेक्स्ट 2 में नॉन करंट लाइबिलिटी में LTB, DTL, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एग्रीड? और करंट लाइबिलिटी में सेम चीज है। आई थिंक अब आप ये समझ पा रहे हो। असेट साइड में भी टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, CWIP, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, DTA, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट। और उसी तरीके से आप क्या लिखते हो, करंट असेट। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट।
नाउ शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखते हैं, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। शेयर कैपिटल में आपको ऑथराइज लिखना पड़ेगा, आपको उसको इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप भी लिखना पड़ेगा। ये हुआ शेयर कैपिटल। सेकंड हेडिंग क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिकंसिलेशन दिखाना पड़ेगा। रिकंसिलेशन का मतलब क्या कि मान लो इस बार जनरल रिजर्व बढ़ा है तो उसका डिस्क्लोजर रिजर्व्स एंड सरप्लस में देना पड़ेगा। मान लो इस बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, तो उसका डिस्क्लोजर कहां देना पड़ेगा, P&L अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिकंसिलेशन देना पड़ता है। रिकंसिलेशन मतलब कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना ऐड हुआ, कितना लेस हुआ, ये तो पूरी क्लास रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल के पास आएगी। पहला वाला इजी था इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। दूसरा कौन सा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आप देख पा रहे हो, कैपिटल रिजर्व, CRR, SP, DRR, रिवैल्यूएशन रिजर्व, share option outstanding account. Highlight this line. Share option outstanding account is a part of reserves and surplus. Other reserves specify the nature and purpose of each reserve and the amount in respect thereof. Surplus, that is balance in statement of P&L account. ये दिखा। अब मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू गिव व्हाट, रिकंसिलेशन। तो रिकंसिलेशन देखो, ओपनिंग बैलेंस है, ऐड प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व, लेस इंटरिम डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, लेस इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर्ड, लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान में रहे, अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड P&L अकाउंट में दिखाया तो आपका आंसर गलत है। वो किसी जमाने में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था, अप्रोप्रिएशन। अब ये सारे एडजस्टमेंट जो भी आप P&L अकाउंट में करेंगे, ओनर से ताल्लुकात रखने वाले, ये सारे कहां पे करने पड़ेंगे आपको, रिजर्व्स एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2। तो इसमें जो पढ़ने वाला भाग है वो मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। बाकी सारे रिजर्व्स कहां जाके बैठते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में डायरेक्टली जाके बैठ जाते हैं। तो इधर लिख लीजिए, गिव रिकंसिलेशन। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गिव रिकंसिलेशन, give reconciliation, give reconciliation. Have you all done? So with this you have got the next item. give reconciliation का मतलब समझे ना, क्या, डिस्क्लोजर कि कहां से पैसा आया कहां गया। जैसे ओपनिंग P&L अकाउंट का बैलेंस है, कितना करंट ईयर का प्रॉफिट है, कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, कितना इंटरिम डिविडेंड दिया, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, जो भी ओनर से ताल्लुकात रखती है चीजें सारी उधर दिखाएंगे। एग्रीड? यस। अब उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरिंग, बेटा आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब अगर आपने कोई पैसा उधार में लिया है, बैंक लोन, डिबेंचर, राइट, ये सब इधर आएंगे। उसका और भी और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सो कुल मिलाकर बोरिंग्स इधर आएगी, आपने जो उधार में पैसा लिया है वो इधर आएगा। एग्रीड? अब खरबूजे, ध्यान से सुन रहा है ना तू, डिबेंचर जब इश्यू करते हो तो उसकी RV रिडम्पशन वैल्यू होती है और उसकी रिडम्पशन डेट भी दी जाती है। तो जब ओरिजिनली मैंने डिबेंचर इश्यू किए, वो इश्यू किए थे 2010 में और उनका रिडम्पशन होने वाला है 2018 में, 2018। when I issued it was 2010, today is 2018 and we are going to redeem at the end of 2018। 2017 के बैलेंस शीट में डिबेंचर विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट और करंट। 2017 की बैलेंस शीट, 2010 में तो नॉन करंट है, 11 में भी नॉन करंट है, 12, 13, 14, 15, 16 नॉन करंट है, बट 2017 के एंड में तुमको मालूम है 2018 में रिडीम होने वाले हैं। तो वेदर यू क्लासिफाइड एज नॉन करंट और करंट, द आंसर इज करंट। और जो बच्चों का एडवांस्ड अकाउंट्स हो रहा है, FM हो रहा है, दे विल गेट टू नो दैट इट वाज सच अ मेजर चेंज कि आपका करंट असेट रेशियो चेंज हो जाएगा। You getting my point? So this was a major change from the earlier schedule and this. पहले क्या करते थे हम, डिबेंचर एक बार लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म ही दिखाएंगे, रिडम्पशन के पहले भी। बट यहां पर ऐसा नहीं है, अगर आपकी मैच्योरिटी डेट अगले 1 साल में है तो भले ही आपका पहले शुरुआत में नॉन करंट था, बट अभी उसको क्या दिखाओगे आप, करंट। अब और एक गुगली आ रही है, एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, अगर मान लो आपके डिबेंचर पार्ट्स में रिडीम होने वाले, पार्ट्स में हर साल 1-1 लाख रुपए, तो 2010 में 15 लाख के इशू है
और अगले 15 साल हर साल 1-1 लाख रिडीम होगा। तुम्हें पता है 2010 में तुम कैसे दिखाओगे? 14 लाख विल बी एनसीएल एंड 1 लाख विल बी सीएल, एंड एवरी ईयर इट विल हैपन एंड लाइक दिस। एग्रीड? यस। एंड सो इज द केस विद द इंटरेस्ट ऑल्सो, कि अगर 1 साल के अंदर पे करना है तो इट इज करंट। तो अगर दिमाग को ट्रेन करना है तो कैसे ट्रेन करोगे? कीप इट सिंपल। 12 महीने के बाद पे करना है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, विद इन 12 मंथ्स। विद इन 12 मंथ्स के अंदर अगर आपको पे करना है करंट, आफ्टर 12 मंथ नॉन करंट। ऑलराइट, ये नोट 3 हुई लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर उसके अलावा क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ऊपर जाके चेक करो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है कि नहीं है। उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है बेटा। ठीक है, प्रोविजन मैंने वहां पर लिखा नहीं है, बट कौन से प्रोविजन आएंगे सुन लीजिए एक बार। प्रोविजन आएंगे जैसे ग्रेच्युटी के लिए अगर आप प्रोविजन करके रख रहे हो, लाइबिलिटी है ना, और वो लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, सो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी विल कम इन लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज दैट ओके? ऑलराइट बेटा, फिर उसके बाद में था अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी इज अ रेसिड्यूरी हेड। अगर ना शेयर कैपिटल में जा रहा है, ना रिजर्व्स एंड सरप्लस में जा रहा है, ना बोरिंग में जा रहा है, ना प्रोविजन में जा रहा है, तो किधर जाएगा? अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। बट जनरली उसके ज्यादा कोई आइटम नहीं है, वो रेसिड्यूरी हेड है, इतना ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। बेटा जैसे लॉन्ग टर्म था वैसे क्या है? शॉर्ट टर्म। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेएबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। फिर बेटा जी अदर करंट लाइबिलिटीज, हाईलाइट दिस लाइन, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये जो अभी इतनी देर से समझा रहा हूं ना वही चीज। ओ छोरी, इतनी देर से समझा रहा हूं ना वही है। क्या समझा रहा था इतनी देर से? विद इन 12 मंथ्स अगर कोई रिडम करने वाले हो वो वाली अमाउंट, तो क्या बोले? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। डन। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हाईलाइट द वर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लाइबिलिटी में जाता है, आपको पता है, बट कहां पे? सो इट विल गो ऑन अदर करंट लाइबिलिटी। देन अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, that is dividend payable. Application received money, so received for allotment of securities and due for refund and interest accrued thereon. सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो ऊपर क्या था और नीचे क्या था? ऊपर का जो था वो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। यहां पर क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये क्लियर हो गया कि पैसा रिफंड करने का है और सब्सक्रिप्शन, या मान लो रिफंड करने का क्लियर है बट अभी तक रिफंड हुआ नहीं है, तो तब तक जब आपको क्लियर है कि इसको अलॉट नहीं हुआ है तो वो लाइबिलिटी बन गया। बट जब आपको पता ही नहीं कि अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तब वो कहां जाएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो वो जो ऊपर वाले पॉइंट और इस पॉइंट में फर्क क्या है? इसमें क्लियर है अलॉट हुआ ही नहीं है, ऊपर वाले पॉइंट में इट इज नॉट क्लियर, है ना, सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिला है। यस। नाउ अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, unpaid mature debentures and interest accrued thereon, other payable, bank overdraft, please highlight the word bank overdraft. Outstanding expenses, highlight outstanding expenses also. बचपन से सुंदर टीचर 2 एडजस्टमेंट तो हमेशा कराती है, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड कौन सा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी साइड में कहां मालूम है कि तुमको? अदर करंट लाइबिलिटी। और बेटा जी कॉल्स इन एडवांस इज ऑल्सो शोन एज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज। हैप्सी। अब बेटा एग्जाम में ना ऐसे हाथ सोचने का नहीं कि क्या करने का है, हाथ चलते रहने को ना। कॉल्स इन एडवांस बोला अदर करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओडी बोला अदर करंट लाइबिलिटीज, समझ में आया क्या? ओके। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अच्छा सुनो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड अदर्स टू बी स्पेसिफाइड। सो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहां आएगा? नलाई को शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एग्रीड? यस। आगे बढ़ू, मैं पूछू क्या? ग्रेच्युटी इज लॉन्ग टर्म ना बेटा, ग्रेच्युटी इज पेड आफ्टर 5 years। नहीं नहीं, पेंशन का भी प्रोविजन करना है तो कब पे करना है? आज करना है कि रिटायरमेंट के बाद? सो अगर 12 महीने के बाद होगा सो इट विल गो इन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बट जो एम्प्लॉय बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, जैसे लीव एनकैशमेंट, कौन सा वाला मैं तुम्हें बताता हूं कि इस बार की छुट्टी कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल करेगा, अगले साल तक अगर आप उसको कंज्यूम करने वाले हो तो इट बिकम शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको AS 15 में पढ़ाया जाएगा, लीव आगे कैरी फॉरवर्ड करके कंज्यूम करना, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोविजन। एग्रीड? या मान लो आपका ये होता है ना कई बार LTA अलाउंस,
LTA allowance. If they are going to be consumed within next year, so then my dear friend, it is treated as what? Short term provision. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इधर और 2-3 चीजें ऐड कर दो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में. प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी. ठीक है, और एक चीज ऐड करो, प्रोविजन फॉर डिविडेंड. नहीं, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड कैंसिल करो. ओ गलती हो गई, कैंसिल करो. नहीं, गलती हो गई. इनफैक्ट इधर आकर लिखो डीडीटी पेएबल. कहां पे? अदर करंट लाइबिलिटी में. यहां पर मिसिंग है. अदर करंट लाइबिलिटी में लिखो डीडीटी पेएबल. डीडीटी पेएबल अदर करंट लाइबिलिटी में. डीडीटी पेएबल इज व्हाट? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल. डीडीटी पेएबल. और एक लिखो डिविडेंड पेएबल. डिविडेंड पेएबल वो अनपेड है बेटा, वो अनक्लेम्ड डिविडेंड हुआ. मैं बोल रहा हूं डिविडेंड पेएबल, फर्क है दोनों में. डिविडेंड पेएबल मतलब एक होता है कि तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, उसको शब्द आएगा डिविडेंड पेएबल. अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड हम पे कर चुके हैं बट उधर सामने वाले आदमी ने लिया नहीं है, दोनों में फर्क है. अनपेड डिविडेंड डज नॉट अट्रैक्ट पिनल एक्शन. डिविडेंड पेएबल फॉर मोर देन 30 days विल अट्रैक्ट पिनल एक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, फर्क है दोनों में. बाब्या कळता है? ऐसा रोतला सूरत क्यों बनाकर बैठता है तू? अच्छा लगता है, बहुत भारी लगता है ना? हाँ, अच्छा फिर ठीक है, ऐसे ही रहे. हाँ, सैड रहे. सुनो, तुम्हारा सेक्शन 32 आ गया इनकम टैक्स एक्ट का. क्या है सेक्शन 32? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया गया, ग्रॉस ब्लॉक है ना, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो अगर तुमको ये वाला शेड्यूल समझना है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है. मैंने जैसे बताया कि ये फॉर्मेट सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको आगे हेल्प होगी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? कि फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन अभी पूछना छोड़ दिया इंस्टीट्यूट ने. फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन पूछना है तो उनके पास बहुत सारे चैप्टर्स पड़े हैं. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, फिर उसके बाद में ग्रुप 2 में they can ask you on internal reconstruction, they can ask you on holding company, they can ask you on amalgamation. तो इधर फॉर्मेट पर क्वेश्चन पूछकर वो अपने मार्क्स को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो एडजस्टमेंट के साथ पूछ सकते, बोनस शेयर के साथ पूछ सकते, उससे फॉर्मेट क्यों पूछेंगे? समझ में आ रही है? आर यू नोटिंग माय पॉइंट? तो फॉर्मेट पर क्वेश्चन आना रेयर है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए ताकि आगे के टॉपिक ईजी हो जाए. तो इसमें क्या होता है बेटा जी, टेंजिबल एसेट में आप लिखते हो असेट, सारे एसेट के नाम इधर आए. एग्रीड? ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इधर तक ये वाला 4 BCDE, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे ग्रॉस ब्लॉक. इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस ब्लॉक. और जो EFGH है ना, FGH, इसको क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. और ये जो है ना टोटल डेप्रिसिएशन, ओ तेरी, इसकी नीचे और बनाएंगे चार्ट? नहीं, या गौरबर हो गई. ये FGHI, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है. ठीक है. इसके बाद में हमारे सेट ने एक वर्ड कहा गया, इधर आना चाहिए WDV, उसके आगे WDV आना चाहिए. हमारे सेट खा गए वो शब्द, WDV आना चाहिए और एक. ठीक है. तो मैं विद द एग्जांपल आपको बताऊं क्या? ओरिजिनल कॉस्ट इन द बिगिनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ओरिजिनल कॉस्ट एट द एंड. तो ओरिजिनल कॉस्ट पर गेम खेलना. अब सुनो, मैंने लिखा मेरी बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 रुपए. बेटा अगर ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 रुपए है तो पिछले साल तक का डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करके रखा होगा, है नहीं? पिछले साल तक का डेप्रिसिएशन 3,000 था, ये पिछले साल से बैलेंस मिला. अब तुमने करंट ईयर में नई बिल्डिंग एक्वायर की 5,000 की एडिशन, कुछ सेल नहीं किया, नील. तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा? 10 और 15,000. ये अभी भी ओसी है. फिर पिछले साल तक की डेप्रिसिएशन 3,000 है. अब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है? तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 600 है. अब कैसे कैलकुलेट किया वो तुमको आता है. करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 600 है, कुछ सेल नहीं किया तो ये वाला क्लॉज नील. तो बेटा जी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी? 3,600. इस तरीके से आपको यहां पर, अरे यार, इस तरीके से आपको यहां पर क्या मिल गया? ओरिजिनल कॉस्ट, और यहां पर क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो 15,000 माइनस 3,600 आपका आएगा 11,400.
ये क्या हुआ, WDV. इफ यू हैव गॉट अ क्वेश्चन रेज योर हैंड. क्लियर है? अब डिस्पोजल के वक्त क्या होता था, याद है क्या तुम्हें बचपन में, कि अगर कोई असेट सेल हो गई तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ता है, क्योंकि असेट सेल हुई, असेट गई, उसका डेप्रिसिएशन रखकर क्या करेंगे, बोथ आर एग्जिस्टिंग इन टू सेपरेट अकाउंट ना. तो ये देखो, अगर मान लो मेरे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट था 15,000 का ओपनिंग, और उसके ऊपर का टोटल डेप्रिसिएशन था 4,000, करंट ईयर में पूरा प्लांट बेच दिया तो 15,000 डिस्काउंट डिस्पोज्ड ऑफ, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, नील. अब एक खजूर, अब क्या डेप्रिसिएशन रखकर क्या करेगा, वो भी रिवर्स करनी पड़ेगी ना. तो बेटा जी इधर डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर नील, बट ये 4,000 पूरा रिवर्स होगा ना. सो बेटा जी अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एट द एंड कितना है, नील, क्योंकि जो ओपनिंग था उसमें से 4,000 रिवर्स हो गया, तो इधर कितना बैलेंस बचेगा, 0. नील माइनस नील इज व्हाट, 0. कुल मिलाकर मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था सर, अगर कोई असेट सेल हुई तो उसके ऊपर का एक्यूमुलेटेड प्रोविजन भी निकल जाता है. अब तुम्हारे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एंट्रीज कैसे होगी, एंट्रीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे, एंट्रीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे. बट अभी के लिए फॉर्मेट बेस समझ जाओ. असेट बाय किया तो एडिशन में आएगा और उसके ऊपर की डेप्रिसिएशन करंट ईयर में. असेट सेल की तो डिस्पोज्ड ऑफ में आएगी और डेप्रिसिएशन भी डिस्पोज्ड ऑफ वाले कॉलम में आएगी, और ओपनिंग बैलेंस से वो क्या हो जाएगी, माइनस. से यस. सो विद दिस वी हैव डन विद टेंजिबल असेट. उसी तरीके से इनटेंजिबल असेट भी है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेटा जितने भी आपके खरीदी किए हुए इन्वेस्टमेंट्स है वो सारे इधर आ जाएंगे. से यस. इन्वेस्टमेंट के बाद में आपका क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या है, अगर आपने किसी को एडवांस दिया होगा तो, इफ यू हैव गिवन एडवांस टू एनीवन एल्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लोन्स एंड एडवांसेस. डू यू ऑल अप्रिशिएट? और फिर क्या, अदर नॉन करंट असेट. अब अदर नॉन करंट असेट में हाईलाइट करिए लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल. तो मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि ट्रेड रिसीवेबल आपका 1 साल से ज्यादा का ड्यू है, यस. सो वो क्या आएगा, अदर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स. इज दैट ओके? बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नाउ टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज व्हाट, अदर स्पेसिफाई नेचर. से हो, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड एज ए नेचर. डन. अभी आगे चलते. करंट इन्वेस्टमेंट बेटा एज यूजुअल इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपना हो गया है. जितने करंट इन्वेस्टमेंट है सारे लिख दो, एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. इन्वेंट्रीज सारी लिख दो. इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, WIP और स्टॉक इन ट्रेड, ये सब चीजें आएगी, राइट. रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, इसको मैं P&L अकाउंट में भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझ दो, आपको आ जाएगी ध्यान में चीजें. ट्रेड रिसीवेबल यू ऑलरेडी नो इट. हाईलाइट द वर्ड RDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ध्यान रहे ये प्रोविजन नाम सिर्फ यूज किया जाता है, इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं लिखना, ये लाइबिलिटी साइड में नहीं जाएगा. जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, बट नलाई को नाक कटाओगे तुम्हारी भी और मेरी भी. असेट के ऊपर बने गए प्रोविजन ये लाइबिलिटी नहीं होती है. दिस इज ओनली अ मैकेनिज्म टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द असेट. तो इसलिए उसको लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखते, उसको रिस्पेक्टिव असेट में से लेस करते हैं. जैसे फिक्स्ड असेट से हमने लेस किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ट्रेड रिसीवेबल में से हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. डन. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लो, बैंक बैलेंस, चेक, कैश बैलेंस एंड अदर्स टू बी स्पेसिफाइड. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एज यूजुअल. अदर करंट असेट में हाईलाइट कर दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डाल दीजिए. प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम. Prepaid expenses and accrued income. Happy? Can I take you to the next step now? Okay, with this, now you are heading towards the next beautiful aspect of the story, and that is called as P&L account. बेटा बैलेंस शीट बहुत इजीली समझ में आती है, P&L अकाउंट थोड़ा सा तांडव करता है. तो P&L अकाउंट का फॉर्मेट पहले इधर बताता हूं. सुन मेरे भाई, सुन साहिबा, सुन रहा है ना तू. P&L अकाउंट में पहला होता है इनकम साइड. सो पहला आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और दूसरा आएगा अदर इनकम. ये इनकम साइड खत्म. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में जो तुम लिखते थे सेल्स, जिसमें आपकी मेन एक्टिविटी होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. इट विल डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. फॉर मी
principal revenue generating activities services. Trading goods could be the activity of the person who has got a shop for selling what? Wafers, जहां से तुम खाते हो चिप्स, है ना, और इसलिए बीमार हो जाते हो, मागड़ साहब. BSNL का क्या होगा? Providing what? Services. So depending upon different person, you will have that revenue from operation. Javed Habib का क्या होगा? Maybe franchisee fees. Agreed? Javed Habib का franchisee fees and maybe income from those franchises. Done? तो इस तरीके से revenue from operation will depend. Other income क्या होगा? Interest received, dividend received. Agreed? ये सारी चीजें क्या होगी? Yeah, profit on sale of investment. All are what? Other income. अब तांडव तो इधर से होता है, ठीक है. तो इधर के अगर 1 2 3 आइटम अगर मैं आपको समझा चुका हूं, समझा कि अगर रेडी कर दिया तो समझ लेना P&L अकाउंट अच्छे से हो जाएगा. तो ये 1 2 3 आइटम क्या है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझनी होगी. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पहले RM होता है, रॉ मटेरियल. फिर ये रॉ मटेरियल जाता है और बनता है क्या? WIP. और WIP के बाद में क्या बनता है बेटा जी? फिनिश गुड्स. उसी तरीके से अगर कोई, ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग, अगर उसी तरीके से कोई अगर ट्रेडिंग में रहा तो वहां पर रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, WIP नहीं रहेगा, उधर बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड. क्या अभी आपको ये 4 प्रकार की इन्वेंट्री समझ में आई क्या? उसके अलावा भी कुछ और चीजें हो सकती है, जैसे होता है स्टोर्स एंड सप्लाईज. स्टोर्स एंड सप्लाईज मतलब लूज टूल्स. स्टोर्स एंड सप्लाईज. अब जैसे मैं आपको एक बात पूछता हूं, तुम कभी सलून में जाते हो किसी कि घर पर ही बाल काटते हो? जाते हो. गुड, थैंक गॉड जाते हो. तो सलून में क्या करते हो? वो तुमको क्या बेचते हैं? क्या ये बेचते होंगे, मेरे को क्रीम दे दो आज घर लेके जाता हूं. चुरा के तो नहीं लाते ना लाई को. हाँ. सो दोज आर कॉल्ड एट व्हाट? सर्विस देने के लिए जो लगने वाली सप्लाईज है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोर्स एंड सप्लाईज. कई बार वो चीजें सर्विसेज देने के लिए कंज्यूम हो जाती है, या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे ये मोबाइल बना रहा हूं तो इसमें कुछ प्लास्टिक गया है, इसमें कोई चिप गई है, वो क्या हो गए? सारी चीजें रॉ मटेरियल. बट ये रॉ मटेरियल यूज करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी लगती है, और प्लांट एंड मशीनरी को ग्रीजिंग ऑयल लगता है. Now this greasing oil, all that oil cannot be called as raw material because it is not becoming a part of this mobile, but that is required to manufacture this mobile. तो वो जो ग्रीज और वो क्या बोलते हैं ऑयल, वो जो उसको कॉटन से पहुंचने वाला, क्योंकि बहुत ऑयलिंग हो जाती है तो फिर कॉटन से पहुंचना पड़ता है. सो यू हैव टू बाय द कॉटन. वो जो आपने देखा होगा धागा होता है ऐसा, देखे होंगे ना तुमने, कोई मैकेनिकल फिटर वगैरह कुछ ऐसे धागे वाले पकड़े हुए रहते हैं जिससे स्लिप ना हो चीजें और पहुंचते रहते हैं उसको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज कॉल्ड एज कॉटन एंड इट इज अवेलेबल इन बल्क, बट इट इज नॉट अ रॉ मटेरियल, इट इज नॉट अ वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज नॉट फिनिश्ड गुड्स, इट इज नॉट स्टॉक इन ट्रेड, इट इज स्टोर्स एंड सप्लाईज. तो और एक क्या लिखा मैंने इधर? स्टोर्स एंड सप्लाईज. तो अब आपको इनके अगर सभी के ट्रीटमेंट पता होंगे तो समझ लेना वो पहली 3 हेडिंग आपको समझ में आएगी. तो तीनों के ट्रीटमेंट में बताता हूं. इसमें से एक रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड सप्लाईज का ट्रीटमेंट सेम है, और दूसरा वाला WIP, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड का ट्रीटमेंट सेम है. हो? अब इसमें से तुम परचेस क्या करते हो? बिल्कुल जोरदार बोला. और क्या परचेस करते हो? स्टोर्स एंड सप्लाईज. और क्या परचेस करते हो? स्टॉक इन ट्रेड. ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं. स्टॉक इन ट्रेड में क्या होता है? जैसे पार्ले जी खरीदा है, खाए क्या कभी? तो कहां जाते हो? डायरेक्टली पार्ले जी के चले पास जाते हो? पार्ले के पास चले जाते हो? दुकान में जाते हो? तो वो दुकानदार पार्ले जी बनाता नहीं है, खरीद के लाता है. सो ये भी परचेस होता है, ये भी परचेस होता है, और ये परचेस होता है. ठीक है. उसमें से जो ग्रीन किए थे मैंने कहा उसका ट्रीटमेंट सेम है, जो येलो किए उसका ट्रीटमेंट अलग है ना? सेम है बट अलग है. बट उनमें से एक स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? परचेस. RM क्या होता है? परचेस. और स्टोर्स एंड सप्लाईज क्या होता है? परचेस. से यस. अब मैं आपको पहले सिखा रहा हूं RM और स्टोर्स एंड सप्लाईज का क्या होता है. RM और स्टोर्स एंड सप्लाईज के लिए शब्द ये यूज नहीं करना है, परचेस यूज नहीं करना है, कंज्यूम्ड बोलना है. क्या बोलेंगे? कंज्यूम. सो हम बोलेंगे RM कंज्यूम्ड, और कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग प्लस परचेस
माइनस क्लोजिंग, कंज्यूम्ड लोगे। सो एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 पी एंड एल अकाउंट में रॉ मटेरियल का कंज्यूम्ड वाली अमाउंट आनी चाहिए, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। और जो स्टोर्स एंड सप्लाईज है उसका भी क्या, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। स्टोर्स एंड, क्योंकि ये दोनों कंज्यूम होते हैं, बट स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूम नहीं होता, करता है। तो उसका क्या लिखना पड़ता है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और कळतंय का, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हैप्सी। WIP परचेस नहीं करते तुम, फिनिश गुड्स भी परचेस नहीं करते, फिनिश गुड्स बनकर रेडी होते हैं। परचेस करते हो क्या फिनिश गुड्स, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक फैक्ट्री शर्ट बनाती है, तो परचेस कर नहीं बेच रही है, रेमंड्स शर्ट बना रही है, तो उसके लिए उनको क्या शब्द दिया जाएगा, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स के लिए परचेस शब्द नहीं आ सकता, क्योंकि परचेस कर ही नहीं रहे। और वर्क इन प्रोग्रेस, आधा कंप्लीटेड माल, इसको भी परचेस नहीं करते हो, ये भी बन जाता है, हाँ या नहीं। माकड़ चप समझ में आ रहा है क्या, नहीं जाऊंगा आगे मैं, मेरे को पता है आज तुम कुछ तो तांडव खेल रहे हो। कौन है ड्रीम गर्ल, हाँ मतलब जुल्फों में हाथ डालकर तू क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा था मेरे को। थोड़ी सी देर और करता साले नलायक चाणक्य बन जाता, वो चोटी निकलना बाकी थी, होपलेस। बताएंगे क्या अभी थोड़ी देर में, कितनी टाइप की इन्वेंट्री होती है, देख रहा हूं बाबू मैं तुझे, हाँ कितनी टाइप की इन्वेंट्री होती है, 5। पहली वाली रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड सप्लाईज, ये 5 चीजें। इनमें से परचेस कौन सी होती है, रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड सप्लाईज, स्टॉक इन ट्रेड। इनमें से जो 2 है वो कंज्यूम होती है, स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूम नहीं होती। तो जो कंज्यूम होता है वो कौन सा, रॉ मटेरियल और स्टोर्स एंड सप्लाईज। तो उसका ट्रिक क्या, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो पी एंड एल अकाउंट में उसका कंज्यूम्ड लिखते हैं, एग्रीड। फिर जो ये है क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का क्या लिखते हैं, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बिल्कुल सही बोले पांडे जी तुम, हैप्पी। और बेटा जी फिनिश गुड्स और इसका, फिनिश गुड्स WIP और स्टॉक इन ट्रेड। सो स्टॉक इन ट्रेड वापिस, हाँ क्यों बताता हूं, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में क्या होता है, तुम परचेस करते हो, ओपनिंग भी रहता है और क्लोजिंग भी रह जाता है। बट फिनिश गुड्स में ओपनिंग और क्लोजिंग रहता है, परचेस नहीं करते हो। हाँ बिल्कुल सही, वो तो मैन्युफैक्चर होते हैं सर। WIP में ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है, परचेस नहीं करते, इसलिए परचेस वाला कॉन्सेप्ट उधर नहीं आएगा। सो परचेस और ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड में। सो ठीक है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखते हैं। फिर क्या लिखते हो, चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्या लिखा छोरी, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड। सो स्टॉक इन ट्रेड वापिस क्यों आ रहा है सर, अबे झंडू, स्टॉक इन ट्रेड परचेस भी होता है, फिनिश गुड WIP परचेस होता है क्या, नहीं। बट इसका स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग रहता है, क्लोजिंग रहता है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग रहता है, और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग रहता है। तो फिर क्या करते हो, चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुमको प्रूव कर दूंगा। अभी के लिए प्लीज मेरा कॉपरेट करो, कौन सी चीज कैसे दिखेगी ये बताओ मुझे, ठीक है। तो मैं तुमको पूछता हूं, पूछ लूं, हाँ क्या, इन्वेंट्री कितनी टाइप की, 5। पहली कौन सी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड और स्टोर्स एंड सप्लाई। रॉ मटेरियल, स्टोर्स और सप्लाईज क्या होता है, कंज्यूम। तो इसको क्या लिखोगे, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो कैसे लिखोगे, रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम। हाँ शाबाश, यही एक सीखा है बराबर से। फिर नेक्स्ट कौन सा आइटम है बेटा जी, स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और फिर लास्ट में जो आइटम है वो कौन सा, फिनिश गुड्स और WIP और स्टॉक इन ट्रेड। तो उसको क्या लिखेंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हैप्पी, यस सर, यस सर। तो जरा एक बार देखते हैं बेटा, मैं मान लो ये सुंदर टीचर क्या सिखाया करती थी, और ये नलायक आनंद भंगड़िया क्या सिखा रहा है, ठीक है। तो सुनो अभी,
तो इधर सुंदर टीचर बोला करते बच्चों सुनो ये है ट्रेडिंग, थोड़ा सा और एक और चीज मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंट में, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेडिंग अकाउंट. सर बोंबलला मॅन्युफॅक्चरिंग कधी शिकवलं नहीं आमच्या बाईने, पण ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तुम ऐसा लिखते थे क्या इधर, याद है क्या सीपीटी में? तू चुप झूठी, आरएम कंज्यूम्ड आता था या आरएम कंज्यूम्ड नहीं लिखना होता था तो तुम क्या लिखते थे? ठीक है थोड़ा सा. टू ओपनिंग आरएम 500, टू परचेस 1000, बाय क्लोजिंग 300. गधेड़े बच्चों और गधेड़े बच्चों, फालतू की बात करना नहीं है कि सर आरएम इज सोल्ड. आरएम इज नॉट सोल्ड, आरएम इज ओनली कंज्यूम्ड. नहीं तो इधर सेल लिख के आएंगे. कळता है क्या? हलवाई यहां पर बेसन खरीदता है बेचने के लिए नहीं, बेसन के लड्डू बनाने के लिए. कळता है? तो इधर कंज्यूम्ड आना चाहिए, लॉजिकल था वो. फिर उसके बाद में क्या रहता था? टू ओपनिंग WIP एंड बाय क्लोजिंग WIP. हो, लेट्स राइट डाउन 4000. ज़्यादा नहीं हो गया 4000? भावनाओं में बह गया मैं, क्योंकि परचेसेस 1000 है, इधर ओपनिंग 400 और इधर कितना आएगा 300. फिर मैं और लिखता हूँ टू, लिखता हूँ टू ओपनिंग FG फिनिश गुड्स 600 एंड बाय क्लोजिंग FG कितना 500. ले तू खुश रह. नहीं रे 500 नहीं लिखूंगा, 700 लिखूंगा. उल्टा भी तो चलेंगे ना, हाँ ओपनिंग से ज्यादा. फिर इधर टू परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 900 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 300. और एक छोटा सा भूल हो गया यार, ओपनिंग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हाँ भी नहीं, ये लिख दूंगा 100. हैप्पी? अब बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने सेल लिया ही नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं. तुम मुझे बताओ, सुंदर टीचर ने ट्रेडिंग अकाउंट में और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऐसे ही तो लिखना सिखाया था ना, हाँ नहीं? खजूर एक बार इसका फिगर निकाल कर बता मुझे कितना आ रहा है. मुझे लगता है 3500 माइनस इधर की टोटल 3500 है ना, और इधर की कितनी है 1600. तो मेरे हिसाब से अगर लॉजिक सही जा रहा है तो 400 और 1000 और 500 1900. ये डेबिट साइड ज्यादा है क्या? मतलब खर्चा दिखाया है 1900 का, हाँ या नहीं? कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से. हाँ 1900 का खर्चा दिखाया क्या? अब मेरे प्यारे प्यारे मटर पनीर, यही डेटा को कंपनी फाइनल अकाउंट में अलग तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है. तो अभी शेड्यूल 3 क्या बोलता है? शेड्यूल 3 बोलता है जाओ बेटा इधर P&L अकाउंट बनाओगे. P&L अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम. ठीक है, मैं एक्सपेंस साइड में आ रहा हूं. पहला वाला मैं लिखूंगा, पहला वाला मैं लिखूंगा RM कंज्यूम्ड. अब देखो मैं स्ट्राइक करते जा रहा हूं. ओपनिंग 500, परचेज 1000, ये RM ही है बेटा, और क्लोजिंग RM 300. सो बेटा 1500 माइनस ये कितना आएगा 1200. कैन आई नॉट गिव यू 500 प्लस 1000 माइनस 300? क्या 1200 आ गया? उसके बाद में मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट आइटम, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP, है नहीं? और एक सेकेंड बेटा, ये गलती हो गई मेरी, पहले मुझे जो लेना है वो लेने दो बेटा. उसके बाद में आपको सिखाया गया था परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. तो बेटा मैं लिखूं क्या? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना लिख देंगे 900. फिर बेटा जी हम लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री. अरे यार कलर सेम रखना है ना मुझे. फिर मुझे लिखना है चेंजेस इन इन्वेंट्री. अब जरा ध्यान से देखो, चेंजेस इन इन्वेंट्री कितनी चीजों के? WIP, फिनिश गुड्स,
स्टॉक इन ट्रेड, फॉर्मूला हमेशा क्या रहा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। सो देखो 400 माइनस 300, ये फिगर कितना आया, 100। फिगर इज पॉजिटिव राइट पॉजिटिव, फिगर इज नेगेटिव राइट नेगेटिव। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स 600 माइनस 700 कितना आ जाएगा, नेगेटिव 100, मैं नेगेटिव लिख दूंगा। फिर बेटा जी नेक्स्ट, ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ नहीं, और 100 माइनस 300 कितना आएगा छोरी, माइनस 200। तो बेटा आउटर कॉलम में कितना जाएगा, माइनस 200। समझ रहे हो पांडे जी, ये माइनस 200 एक्सपेंस साइड में ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा। सो बेटा जी कितना आ जाएगा, 1200 और 900 मतलब हो गया 2100, 2100 माइनस 200, 1900 मैम, एंड दिस इज द फिगर मैचिंग्स मैम्स। तो जो सुंदर टीचर सिखा रही थी ना तुमको, वही मैं सिखा रहा हूं, बट ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है। तो तुम्हें आरएम कंज्यूम्ड, स्टोर्स एंड सप्लाईज लिखा नहीं मैंने, स्टोर्स एंड सप्लाईज का भी क्या लेते हो, कंज्यूम्ड, क्योंकि वो कंज्यूम ही करते हैं। और परचेस ऑफ सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड आता है, और बाकी के दोनों आइटम का क्या जाएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ऐसा सॉरी WIP फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा एक लास्ट पॉइंट, बैलेंस शीट में हमेशा सारा क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, आरएम भी जाएगा, फिनिश गुड्स भी जाएगा, WIP भी जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड भी जाएगा, स्टोर्स एंड सप्लाईज भी जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज द बैलेंस शीट आइटम, इट विल गो हियर। यहां पर सिर्फ प्रेजेंटेशन इफेक्ट है। जैसे इन सभी क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां पे लिखते थे, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते थे क्या नहीं लिखते थे, ये अब भी वैसे ही जाएंगे। सो कंफ्यूजन इज नॉट इन बैलेंस शीट एरिया, द कंफ्यूजन इज इन P&L account area. If you want to write it down, please do it. स्टोर्स एंड सप्लाईज ना, उसको भी कंज्यूम्ड में करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, जैसे रॉ मटेरियल का किया। हाँ हाँ समझ आया ना तुझे, स्टोर्स एंड सप्लाईज भी कंज्यूम्ड दिखाना, स्टॉक इन ट्रेड का परचेस दिखाना, और बाकी दोनों का क्या, चेंजेस इन इन्वेंट्री, और चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। P&L अकाउंट में इन 3 एरियाज पर काम कर लो, मतलब अगर एक कॉन्सेप्चुअली समझ में आया ना तो काम किया है, और अगर एक कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया कि भाई जो हम पहले करते थे वही कर रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है।
एंड हियर वी गो मैम्स। ओ चलू क्या भैरव, माकड़ ध्यान दो इधर। मैं भी आपको ये बता रहा कि शेड्यूल कैसे बनाते हैं। तो प्लीज कम डाउन टू द P&L अकाउंट। वी आर देयर ऑन द पेज नंबर 12.4। तो नीचे है क्या ये? तो पहला बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टिक मार्क कर दो। आपको बताया मैंने प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी इधर आती है। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी मतलब जिसमें आप व्यापार करते हो, है ना, जिसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आया है। तुमने बैग खरीदा है, तुम्हारे पास इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये व्यापार नहीं कर रही है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात ध्यान में? तो जिसका आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या वैट सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन है, वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट अदर इनकम, इसके अलावा बाकी की सारी इनकम अदर इनकम में जाएगी। टोटल ए आ गया। बस सुंदर टीचर से काफी अच्छा इजी तरीका ये। एक्सपेंस साइड में जब जाते हैं हम तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो इधर क्या आएगा? आरएम और एंड स्टोर्स एंड सप्लाईज। समझ में आइए? परचेस ऑफ अंडरलाइन द वर्ड स्टॉक इन ट्रेड, और फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। मैंने कहा कि अगर आपको 3 चीजें पता है तो समझ लो कि आप कर लोगे। हाँ नहीं? और बेटा जी जब मैं इधर ये लिख रहा हूं तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इफ द फिगर इज पॉजिटिव राइट पॉजिटिव, इफ द फिगर इज नेगेटिव राइट नेगेटिव। फिर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज से जुड़े हुए सारे खर्चे आ जाएंगे। सैलरीज, प्रोविडेंट फंड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? एनी ऑल द परक्विजिट्स ऑल्सो, एनीथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉय विल गो वेयर? इन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिनेंस कॉस्ट में क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सारे इंटरेस्ट इधर आएंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ विल ऑल्सो कम हियर। क्यों? ब्रोकरेज भी यहीं पर आएगा। मतलब सारी बोरिंग कॉस्ट विल कम हियर एज पर AS 16। ऑल द बोरिंग कॉस्ट विल कम एज पर AS 16 हियर इफ दे आर टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। AS 16 में हमें बोरिंग कॉस्ट के 2 ट्रीटमेंट पता है, एक कैपिटलाइज करना और एक P&L अकाउंट को डालना। तो अगर P&L अकाउंट को डालना है तो वो इधर आएगा। ओके। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन अगर आपको याद होगा, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर जो हमने शेड्यूल बनाया था, डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन इधर आएगी। अदर एक्सपेंसेस बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा आइटम है। अदर एक्सपेंसेस लिख दो। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर एक्सपेंसेस। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर एक्सपेंसेस। ए बाबू गेनू समझा क्या? जिसका कोई नहीं उसका अदर एक्सपेंसेस। अब जो पता नहीं ना पांडे जी, ऑडिट फीस पता नहीं, डाल दो उधर, है ना? अब मैं पूछू क्या? क्लीनिंग, एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंसेस। प्रोफेशनल फीस, डरो नहीं बिंदास बोलने का। अदर एक्सपेंसेस। रिपेयर्स, बिल्कुल सही जा रहे हो। मतलब जिन खर्चों के लिए सेपरेट हेड नहीं दिया है, सेपरेट हेड तो 2-3 के लिए दिया है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, ये 3 ही तो दिए। चौथा तो अदर एक्सपेंस। माल खरीदा तो वो परचेस वगैरह इसमें चला गया, बट बाकी के सारे खर्चे किधर जाएंगे? अदर एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, अदर एक्सपेंस। हाँ कहां जाएगा? बशी, who said you this? Discount on issue of debenture will go where? In finance cost. Discount allowed is not a finance cost. चला आएगा। फिर ये क्या है बेटा जी? आपका टोटल एक्सपेंस। और A माइनस B आपका क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये इधर बहुत सारी चीजें लिखी है, ये वाली चीजें हम AS 4 में और AS 5 में पढ़ेंगे, तो तुमको थोड़ा सा पेंडिंग रखना पड़ेगा। कंपनी फाइनल अकाउंट की एक खास बात है कि इसके साथ अगर स्टैंडर्ड पढ़ो ना तो कमांड अच्छे से आ जाएगी, स्टैंडर्ड पर भी और कंपनी फाइनल अकाउंट पर भी। तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो स्टैंडर्ड के साथ पढ़ेंगे, एग्रीड? बट अभी के लिए हम सिर्फ फाइनल अकाउंट पर फोकस कर रहे हैं, तो इस पार्ट को छोड़ो। फिर उसके बाद में क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में आप लेस क्या करेंगे? टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में आया करंट टैक्स और फिर आया डेफर्ड टैक्स, और यहां पर हम डील करेंगे AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन। उसमें करंट टैक्स AS 22 में नहीं है, सिर्फ डेफर्ड टैक्स AS 22 में है। हैप्पी? ए बाबिया, P&L अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आया क्या?
इसके नीचे क्या है मत देखना, मैं बोल रहा हूं ना मत देखना। एक बार नोट्स में देख लेते हैं जरा पी एंड एल अकाउंट के आइटम्स कौन से होते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये देख लो, अदर इनकम देख लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देख लो, हाँ नहीं ये सारी चीजें बेटा जी। अब डायरेक्टली इधर आ जाओ, ये बेटा ये इधर कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको चेंज करो। चेंजेस इन इन्वेंट्री, फॉर्मूला गलत छपा है, क्लोजिंग लेस ओपनिंग गलती से हो गया है ये क्या करो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। उल्टा होना चाहिए था, वो गलती से छप गया। चले पांडे जी आगे। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस में आ जाओ। जिसका कोई नहीं उसका कौन है अदर एक्सपेंस, और वो क्या क्या है कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू मशीनरी, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड सब्सिडरीज, पेमेंट टू ऑडिटर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हैप्पी? ओके, अब आई डोंट नो हाउ मच you will trust me. After happening all of this format, you have to strengthen it while give the reason. तुम्हारे को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आया, या रिडम या बोनस शेयर्स का टॉपिक आया, या अमालगमेशन आया, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया इन ग्रुप 2, या बैंकिंग आया, या इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट आया, इन सभी के लिए तुमने सोचना और लिखना साथ में नहीं हो सकता। तुम्हारा हाथ एकदम स्विफ्टली मूव होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या चीज जाएगी। तो उसके बाद का मैं आपको क्लियर कट होमवर्क दे रहा हूं दैट यू शुड चेक ऑल द मॉड्यूल प्रॉब्लम एक्सक्लूडिंग द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नहीं देखना है, सिर्फ प्रॉब्लम आई। जैसे मैंने इसमें प्रॉब्लम ली नहीं है कंपनी फाइनल अकाउंट की, ये पोस्टिंग की, क्योंकि एक पोस्टिंग की प्रॉब्लम विल टेक अनदर 1 hour और सो, तो मैं पोस्टिंग की प्रॉब्लम इधर नहीं करा सकता। और अगर पोस्टिंग लगा भी तो आई विल बी एबल टू डू इट इन वेयर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इसमें बोनस शेयर। बट तब आपको मुश्किल जाएगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो वर्चुअल कर रहे हैं या जो पेनड्राइव मॉडल में भी कर रहे हैं, एकदम क्लियर कट सुनो। इसके आगे जाना नहीं जब तक कि आप एक 4-5-6 प्रॉब्लम का पोस्टिंग चेक ना कर लो कि कौन सा आइटम कहां गया है। और ये आपको कहां से करना है मॉड्यूल में से। रिवीजन बुकलेट में ये चीजें नहीं है, बिकॉज वन प्रॉब्लम विल टेक एटलीस्ट 1 hour टू सॉल्व एट द बिगिनिंग। क्योंकि मैं कितना भी रहा तो रिवीजन बैच में रिवीजन भी रहा तो मैं फास्ट नहीं कर सकता वो चीज। सो जानबूझकर मैंने एक भी प्रॉब्लम नहीं ली, मैंने सिर्फ इसमें कंपनी फाइनल अकाउंट के स्पेशल केसेस लिए। जितना आपका कमांड एकदम स्ट्रांग रहेगा इनके फिगर्स पर और कैसे मूवमेंट होता है कहां से, उतना स्ट्रांगली हम वर्क कर पाएंगे किसके ऊपर, AS22, AS4, AS5, बोरोइंग कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, सब ये कंपनी फाइनल अकाउंट से जब हम कनेक्ट कर पढ़ेंगे तो इजी होगा। और कंपनी फाइनल अकाउंट से कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। AS10 PP, तो द राइट टाइम टू डू द AS इज विद कंपनी फाइनल अकाउंट। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारी चीजों को देख के आना, वो कंप्लीट करना, उसके बाद में हम मूव करेंगे आगे। सो कल का होमवर्क क्या है, मॉड्यूल कि सिर्फ पोस्टिंग देख के आना। सपोज मान लो तुम करते हो, ऐसा होगा कि तुम्हें एडजस्टमेंट नहीं आई, वो चिंता का विषय नहीं है भाई, पर तुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि प्रोविजन में क्यों जा रहा है, या ऑडिटर्स फीस अदर एक्सपेंसेस में क्यों जा रही है, या P&L अकाउंट का ये फॉर्मेट क्या है, तब दिक्कत है। एडजस्टमेंट तो समझाने के लिए टीचर फैकल्टी बैठा है ना। फैकल्टी की प्रॉब्लम क्या है रिवीजन बैच में कि आई कैन नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, आई कैन हेल्प यू विद द एडजस्टमेंट, और आगे के सारे प्रॉब्लम एडजस्टमेंट के है। और कल मुझे तुमसे आज जवाब लगेगा एडजस्टमेंट के वक्त, इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट कहां, और वो सेकंड इफेक्ट कौन से बेसिस पर हम एंट्री करेंगे। फिर जब मैं एंट्री करने के बाद मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए बोलूंगा, बच्चों देखो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वेयर इट इज गोइंग टू हिट, इफ आई गिव यू अ पर्टिकुलर हेड यू शुड बी एबल टू रिकॉल ना। एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आउटस्टैंडिंग अगर मैं बोलूं सो बैलेंस शीट में इस जगह पे जाएगा, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल ना। Are you getting my point? So that's the reason you should go and check the whole of the posting, and after that we'll proceed for company final account. Is that okay? So with this, let's wind up for the company final account for today, and we'll be meeting tomorrow with what? All the postings. All the postings will have been done. ठीक है? चलो प्यार से बाय बाय बोलो, बाय।